बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज पीर 3 नवंबर है। इस वीडियो में बात करेंगे साल 2025 की सबसे बड़ी खबर के बारे में। ये वो खबर है जिसके हकीकत का रूप धारने के बाद पाकिस्तान वैसा नहीं रहेगा जैसा पाकिस्तान आज है। पाकिस्तान का ज़ाब्ता, पाकिस्तान का आइन, वो ज़ाब्ता जिसके तहत ये मुल्क चलाया जाता है। ये भी सवाल है कि क्या वाकई उस ज़ाब्ते के तहत चलाया जाता है। लेकिन वो किताब तब्दील होने जा रही है। 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा, उसकी पहली झलक सामने आई है और वो तमाम सवालात जो लोगों के जहनों में मौजूद थे, क्या पाकिस्तान में सदारती निज़ाम आ रहा है, फील्ड मार्शल का ओहदा क्या इसको आइन में जगह दी जा रही है, इसके इख्तियारात वज़ा किए जा रहे हैं, पाकिस्तान अब कैसे चलेगा, इन सवालों के जवाब मिलना शुरू हो गए हैं। आइनी अदालत के क़याम, जजेस के तबादले से लेकर जो 18वीं आइनी तरमीम में बहुत सारे मामलात सूबों के सपुर्द कर दिए गए थे, क्या उनका रिवर्सल होने जा रहा है। ये बहुत ही अहम सवालात हैं। साथ में नेशनल फाइनेंस कमीशन NFC अवार्ड, उसके मामले समेत बहुत ही अहम चीज़ें अब होने जा रही हैं। और नवंबर का महीना आप अंदाज़ा लगा लीजिए, शायद हलचल से भरपूर महीना होगा और इस एक झलक ने मंजरनामा अब पलट दिया है। ये खबर किसी सहाफ़ी ने ब्रेक नहीं की। सहाफ़ी जब ये खबर देते रहे, हम अपनी वीडियोज़ में तज़किरा करते रहे कि मुमकिन तौर पर क्या मनसूबा बंदी की जा रही है 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से, तो हुकूमत ने हमारी ख़बरों को झूठ का पलंदा करार दिया। हुकूमत ने इंदिया दिया कि पीका एक्ट लगेगा आपके ऊपर क्योंकि आप गलत फहमियाँ फैला रहे हैं, आप झूठ को फ़रोग़ दे रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से एक जुडिशल पैकेज 26वीं आइनी तरमीम में आया था, इसी तरीके से अब वो चीज़ें जो शायद नहीं हो पाई थी 26वीं आइनी तरमीम में, वो 27वीं आइनी तरमीम में आ रही हैं और ये ख़बरें सच साबित हुई। जो कुछ होने जा रहा है उसके हवाले से पहली गुफ्तगू जो है ऑन द रिकॉर्ड बिलावल भुट्टो ज़रदारी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में बताया कि वज़ीर आज़म की सरबराही में हुकूमत का मुस्लिम लीग नून का एक वफ़द सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मिलने के लिए आया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ऑफिशियली सरकारी तौर पर हुकूमत ने मुसव्वदा शेयर कर लिया है 27वीं आइनी तरमीम का। और उसमें क्या कुछ होने जा रहा है उसके हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने ट्वीट में तज़किरा किया है। लेकिन ख़ास तौर पर आर्टिकल 243 मैं आपके सामने रखूँगा। आर्टिकल 243 क्या कहता है और अगर इसमें तब्दीली हो तो मुमकिन तौर पर क्या होने जा रहा है। साथ में सदारती निज़ाम के हवाले से बहुत सारी चैमगोइयाँ चल रही थीं, क्या वाकई ऐसा भी मुमकिन है, ऐसा होने जा रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह कहा है कि 6 नवंबर को सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी की दोहा से पाकिस्तान वापसी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी मजलिस आमला, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होने जा रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये डिसाइड करेगी उस मीटिंग में कि हमने इस आइनी तरमीम को वोट देना है या नहीं। आपको याद होगा कि जब 26वीं आइनी तरमीम उसका मुसव्वदा सामने आया था तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई थी। सारी सियासी जमातें ये कह रही थी कि हमें जो दिया गया है मुसव्वदा, जो हमारे साथ शेयर किया गया है वो मुसव्वदा मुख्तलिफ है, जो मुसव्वदा दूसरी जमात को दिया गया है वो मुख्तलिफ है, जो मुसव्वदा पार्लियामेंट के फ्लोर पर पेश किया गया है पास करने के लिए वो मुख्तलिफ है। और फिर आपको याद होगा कि काले लिफाफे में लिपटा हुआ काला नाग कहकर गुफ्तगू की थी मौलाना फजलुर रहमान ने। तो अब क्या रिपीट टेलीकास्ट होने जा रहा है? गुज़श्ता साल जो कुछ अक्टूबर के महीने में हुआ उस आइनी तरमीम से कहा जाता है, एक अमूमी राय है कि एक बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा हुआ है। क्या 27वीं आइनी तरमीम उस बिगाड़ को ख़त्म करने में कामयाब हो जाएगी और इसकी वोटिंग के अमल में क्या साल 2024 में जो कुछ हुआ हम उसका रिपीट टेलीकास्ट देखेंगे? पकड़ धकड़ से लेकर मेंबरान जिस तरीके से मौजूद थे, क्या मुसव्वदा फ्लोर पर डिबेट के लिए पेश किया जाएगा? क्या सियासी जमातें इस पर खुलकर इजहार राय कर सकेंगी? क्या इसमें कोई तब्दीली लाना मुमकिन है उन लोगों के लिए? ये वो तमाम सवालात हैं जो हम आने वाले दिनों में देखेंगे और एक भरपूर किस्म का रिएक्शन जो है वो अपोजिशन की तरफ से आने की तवक्को भी है। और वकला इसके ऊपर क्या करने जा रहे हैं, सिविल सोसाइटी, मीडिया, तमाम लोग क्या क्या पोजीशन लेते हैं, ये
वो चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। मैं आपके सामने क्विकली पहले तो वो ट्वीट जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं और फिर वन बाय वन जो चीज़ें उन्होंने पॉइंट आउट की हैं उसको डिस्कस करते हैं कि इस वक्त मामला और तरीक़ाकार क्या है और अगर इसमें तब्दीली होगी तो फिर किस तरफ मामला जाएगा। ख़ास तौर पर आर्टिकल 243 आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो टेक अवे है इस सारी कज़िए का। इसमें 27वें आईनी तरमीम में क्या कुछ होने जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून का डेलीगेशन हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कॉल्ड ऑन आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की और मुझसे मुलाकात की, रिक्वेस्टेड और हमसे मदद मांगी, ताउन की दरख्वास्त की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 27वीं आईनी तरमीम को पास करने के लिए। प्रपोजल जो है जो मुजव्वज़ा मुसव्वदा है उसमें शामिल है सेटिंग अप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, आईनी अदालत का क़याम। आईनी बेंच शायद वो चीज़ें डिलीवर नहीं कर पा रहा जो निज़ाम को दरकार है, जो हुकूमत को दरकार है, लिहाजा अब बाकायदा आईनी अदालत का क़याम होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके हवाले से जो गुज़श्ता साल मंसूबा था, जो बातें की जा रही थीं, अब वो हकीकत का रूप धार रही हैं। मामला आईनी अदालत की तरफ जाएगा। आईनी अदालत के क़याम की बात की। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स जो है वो भी मुजव्वज़े में जो मुजव्वज़ा मुसव्वदा है उसमें शामिल है। फिर ट्रांसफ़र ऑफ जजेस के तबादले के हवाले से इस पर मैं आगे चलकर बात करता हूँ कि क्या प्रपोज़ल हम मुख्तलिफ़ क्वार्टर से सुन रहे हैं शहर इक़्तिदार में, जो इन्फॉर्म्ड सर्कल्स हैं, जो सियासी ड्राइंग रूम्स हैं, वहाँ पर गुज़श्ता कुछ अरसे में क्या बात उठ होती आई है और उसमें किन जजेस के बारे में तज़किरा करते हुए, तबसरा करते हुए ये बात की जाती रही है। ट्रांसफ़र ऑफ जजेस, रिमूवल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्रोविंशियल शेयर इन नेशनल फाइनेंस कमीशन, जो सूबों का हिस्सा है एनएफसी अवार्ड, उसमें कितना हिस्सा और उसकी जो प्रोटेक्शन थी उसको ख़त्म करने की बात की जा रही है। फिर अमेंडिंग आर्टिकल 243, आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम जो है वो भी तजवीज़ की गई है। रिटर्न ऑफ एजुकेशन एंड पॉपुलेशन प्लानिंग टू दी फेडरेशन, यानी 18वीं आईनी तरमीम के तहत जो एजुकेशन का शोबा है, तालीम है और फिर पॉपुलेशन प्लानिंग है, वो सूबाई सब्जेक्ट हो गया था, उसको वापस वफाक का सब्जेक्ट बनाने के लिए। एंड ब्रेकिंग डेडलॉक ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से 26वें आईनी तरमीम और फिर कुछ कानून साजियाँ, उसके तहत जो कुछ कर दिया गया था, ये आगे चलकर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें मुमकिना तौर पर क्या हो सकता है। मुरव्वजा आज का तरीक़ाकार सिक्का राइजुल वक्त क्या है, इसके ऊपर फिर आगे बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो 6 नवंबर को बैठेगी, जब आसिफ अली जरदारी दोहा से वापस आएंगे और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी पॉलिसी जो है उसको तय करेगी और उस पॉलिसी के तहत हम ये डिसाइड करेंगे कि हमने इस आईनी तरमीम को वोट देना है या नहीं। इस हवाले से भी ज़रा मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर क्या डिबेट चल रही है और मुमकिना तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले चंद दिनों में क्या पोजीशन लेने जा रही है। अब ज़रा देख लीजिए कि क्या कुछ होने जा रहा है। एक तो जाहिर है कि 27वीं आईनी तरमीम के उसमें आईनी अदालत के ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर चुका। जजेस के ट्रांसफ़र के मामले में ये बात आपको मालूम है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो मसला है, वहाँ पर जो जजेस हैं, जो ख़त लिखने वाले जजेस हैं, जो फ़ैसले जो पसंद नहीं आते वो फ़ैसले देने वाले जजेस हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, जस्टिस एजाज़ इसहाक हैं, जस्टिस बाबर सत्तार हैं, जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं। ये जो जजेस हैं इसके हवाले से बार बार 26वीं आईनी तरमीम में भी बात चल रही थी, आर्टिकल 200 में कुछ तब्दीली की जाएगी, हाई कोर्ट के मामला, ट्रांसफ़र ऑफ जजेस, उसमें पहले ये था कि जज को जो ट्रांसफ़र करना है उसमें जज का कंसेंट जो है वो ज़रूरी था कि वो मुत्तफ़िक हो अपने ट्रांसफ़र से, अपने तबादले से, वो भी चाहता हो, वो इत्तफ़ाक़ करे कि ठीक है मुझे इस हाई कोर्ट से उठाकर किसी और हाई कोर्ट में भेज दें। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उनके जजेस को उठाकर दूसरे अदालतों में भेजने के लिए, तो जाहिर है कि जब जजेस के तबादले की बात हो रही है, कुछ तब्दीली की बात हो रही है, तो उसका मतलब और मकसद यही नज़र आता है कि जजेस का जो कंसेंट है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, इख्तियार हुकूमत
हुकूमत के पास आ जाएगा कि जिस जज को उठाए जिस मर्जी अदालत में भेज दे। तो ट्रांसफ़र ऑफ जजेस प्राइमरीली जो अदालतें हैं, अदालतों में नंबर गेम, जजेस के नंबर्स, फिर कोई सीनियर प्यून जज है उसकी टर्न आ रही है चीफ जस्टिस बनने की, अगर आपने उसको बनने से रोकना है आप उसे किसी और अदालत में भेज दें जहां सीनियरिटी में वो नीचे चला जाए। तो ये तमाम मामलात हुकूमत अपने हाथ में मुमकिना तौर पर तजवीज़ ये है, इस मुजव्वज़ा मुसव्वदे के मुताबिक हुकूमत अपने हाथ में लेने जा रही है। फिर जो NFC वाला मामला है, अगेन अथॉर्नी सब्जेक्ट, इस सूबों का मामला, इस पर क्या करेंगे। अब आ जाते हैं आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले देख लें कि जो आर्टिकल 243 है वो कहता क्या है। इससे पहले भी मैं ये ज़रूर बता दूं कि जो सदारती निज़ाम की बात चल रही थी, तो जाहिर है कि जो 27वें आईनी तरमीम का इनिशियल ड्राफ्ट, जो उसकी झलक सामने आई है या जो उसके जो सब्जेक्ट्स जिनको वो एड्रेस करने जा रही है, उसमें सदारती निज़ाम की बात नहीं है, लेकिन ये वो स्टेप्स हैं जो एक डिफरेंट निज़ाम की तरफ पाकिस्तान को लेकर जा रहे हैं। आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता क्या है। आर्टिकल 243 जो है वो आर्म्ड फोर्सेस से मुतल्लिक है, अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक है, और वो कहता यह है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो वफाकी हुकूमत है, उसके पास ये इख्तियार होगा, शैल हैव द कंट्रोल एंड कमांड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। जो कमांड है आर्म्ड फोर्सेस की वो वफाकी हुकूमत के पास होगी, फेडरल गवर्नमेंट के पास होगी, और उसके सुप्रीम कमांडर होंगे सदर पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के। विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग प्रोविजन, द सुप्रीम कमांड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस शैल वेस्ट इन द प्रेसिडेंट। के तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस जो हमारी अफवाज हैं, बहरी फ़ौज है, बर्री फ़ौज है, और फिर जो पाकिस्तान की फ़ज़ाइया है, इनकी सुप्रीम कमांड जो है वो सदर पाकिस्तान के पास है आर्टिकल 243 के तहत। और प्रेसिडेंट आइन और कानून के मुताबिक उनके पास ये ताकत है कि वो रेज एंड मेंटेन द मिलिट्री के हवाले से नेवल और एयर फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एंड द रिजर्व ऑफ सच फोर्सेस, जो टू ग्रांट कमीशन इन सच फोर्सेस, कमीशन देना भी सदर पाकिस्तान करते हैं। और प्रेसिडेंट वज़ीर आज़म की एडवाइस के ऊपर अपॉइंटमेंट करेंगे। कौन कौन सी अपॉइंटमेंट सदर पाकिस्तान ने करनी है वज़ीर आज़म की एडवाइस पर? चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एंड द चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, एंड शेल ऑल्सो डिटर्मिन देयर सैलरीज एंड अलाउंसेस, कि इनकी तनख्वाहें, इनके मराद क्या होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ये तमाम जिम्मेदारियाँ जो हैं वो सदर पाकिस्तान ने अदा करनी है, क्योंकि वो सुप्रीम कमांडर हैं। अब अगर इसमें कोई तरमीम की जाती है, जो बात हम सुनते आए हैं गुज़श्ता कुछ अरसे से, कि जो फील्ड मार्शल का टाइटल जो है वो दिया गया है सदर जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, उनको इसका आइन में तज़किरा मौजूद नहीं है। इसको एक तजवीज़ सर्कुलेट कर रही है इस्लामाबाद के सियासी ड्राइंग रूम्स में, इस पर बात हो रही है, और वो तजवीज़ ये थी कि जो फील्ड मार्शल का ओहदा है इसको आइन में इसको जगह दी जाए, आइन में इसकी एक्नॉलेजमेंट हो, और इस ओहदे के हवाले से कि इसकी मराद क्या होंगी, इसकी पावर्स क्या होंगी, वो डिटरमिन की जाए। और इसका मुद्दत कितनी होगी कि अगर कोई आर्मी चीफ फील्ड मार्शल यानी वो जंग जीत जाता है और उसकी बुनियाद पर हुकूमत उनको फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे देती है, तो फिर फील्ड मार्शल कितने अरसे के लिए होगा, क्या नया आर्मी चीफ जो है वो उनकी मौजूदगी में आ सकता है, और फिर ये तमाम अपॉइंटमेंट्स ये किसका इख्तियार होगा? क्या सदर पाकिस्तान ने अपॉइंट करना है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, या फिर ये तमाम ताकत जो है वो फील्ड मार्शल के पास चली जाएगी? तो ये एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट है। अभी किसी को नहीं मालूम कि इस आर्टिकल में जो तब्दीली है वो किस हद तक की जा रही है। क्या सदर पाकिस्तान को सुप्रीम कमांडर ख़त्म किया जा रहा है? क्या सुप्रीम कमांडर जो है वो फील्ड मार्शल होंगे? क्या उसके ओहदे की कोई मुद्दत होगी 5 साल 10 साल, और क्या उनकी मौजूदगी में एक और आर्मी चीफ जो है वो अपॉइंट हो सकता है, और वो तमाम चीफ्स सर्विसेज चीफ्स की अपॉइंटमेंट करेंगे? ये वो तमाम जो सवालात हैं वो आर्टिकल 243 के ज़िमन में
ایڈریس ہونے جا رہے ہیں اور بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا اس تمام معاملے میں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس کے اوپر کیا بات کرتی ہیں، اور پھر جو ٹینیور ہے، پھر اس کے بعد نوٹیفیکیشن ہونا ہے نہیں ہونا، پہلے قوانین میں کیا تبدیلی ہو چکی ہے، اس کو آنے والے دنوں میں ہم مختلف جزیات میں ضرور ڈسکس کریں گے۔ اب آ جائیں کہ اس کے بعد ریٹرن جو ہے وہ ایجوکیشن کا، پاپولیشن پلاننگ کا فیڈریشن کے پاس جانا، اور ای سی پی الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس میں ڈیڈ لاک جو ہے اپوائنٹمنٹ آف چیف الیکشن کمشنر یا جو قیام ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، جس کا اختیار ہے کہ جس نے جو کرنا ہے آئندہ انتخابات کروانے ہیں، اس کا اختیار کیسے ہوگا۔ ایک تو ظاہر ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم میں جو کچھ ہوا اس میں کچھ چیزوں کی واپسی جو ہے ریورسل وہ ہونے جا رہا ہے، لیکن زیادہ امپورٹنٹ اور زیادہ اہم یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنی متعدد ویڈیوز میں کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی جو لڑائی ہو رہی ہے، اس لڑائی کا خاتمہ ہو جائے گا اگر 27ویں آئینی ترمیم آنی ہے، اور وہ لڑائی کا خاتمہ ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جتنا مرضی کہیں کہ 6 تاریخ کو ہونے جا رہی ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اور ہم اس میں ڈیسائیڈ کریں گے، لیکن اگر وہ مجبوری کا آپ کو تذکرہ یاد ہوگا کہ جب 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی تو بلاول نے کہا تھا کہ ہم مجبور ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ حکومت قائم ہونی تھی 8 فروری کے بعد، اس وقت سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کو بلاول نے بتایا تھا کہ ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، اور اب بھی معاملہ چوائس کی طرف جا رہا ہے۔ وہ جو لڑائی کا خاتمہ ہوا ہے، وہ لڑائی کا خاتمہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو سیز فائر ہوا، جو انگلی ہلا کر انگلیاں توڑنے کی بات مریم نواز صاحبہ کر رہی تھیں، وہ بھگ سے اڑ گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو جوابی حملے کیے جا رہے تھے وہ ختم ہو گئے، اور اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ 27ویں آئینی ترمیم آنی تھی، اور 27ویں آئینی ترمیم میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے ابھی تو معاملہ یہ ہے کہ جنوری میں جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہیں سکندر سلطان راجہ، ان کا عہدہ ختم ہو چکا، ان کی مدت ختم ہو چکی، لیکن وہ کنٹینیو کر رہے ہیں بائی دا ورچو آف دا فیکٹ کہ ہمارے آئین اور قانون میں اس کے حوالے سے کوئی مزید چیز موجود نہیں ہے۔ ابھی مروجہ طریقہ کار یہ ہے کہ وزیر اعظم اور جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں وہ اتفاق رائے کے ساتھ نام جو ہے وہ فائنل کرتے ہیں، کون ہوگا چیف الیکشن کمشنر اور کس طریقے سے کمپوزیشن ہوگی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی۔ اب اس میں جو ڈیڈ لاک ہے اس کے حوالے سے طریقہ کار بننے جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شاید یہ اختیار صرف وزیر اعظم کے پاس چلا جائے یا اپوزیشن لیڈر کے پاس چلا جائے کہ اس نے تعینات کرنا ہے، اس نے اپوائنٹ کرنا ہے چیف الیکشن کمشنر کو، بلکہ اگر ان دونوں کے درمیان ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو جاتا ہے تو پھر کیا یہ معاملہ کسی پارلیمانی کمیٹی کے پاس جائے گا، اس کی کمپوزیشن کیا ہوگی، اس میں کسی ڈیسائسو ووٹ کیسا ہو سکتا ہے، کیا ایون نمبر کی کمیٹی بنے گی یا آڈ نمبرز کی بنے گی، بائی میجورٹی ہوگا، کیا 2-3 ناموں میں، کس طریقے سے یہ طریقہ کار جو ہے وہ ایڈریس ہونے جا رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آئندہ آنے والے انتخابات میں الیکٹورل ریفارمز کی بہت زیادہ بات ہوتی ہے، کیا اس سے جڑا لیجسلیشن جو ہے وہ آنے والے وقت میں ہوگی، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کا منظرنامہ اب بالکل اس نے شیک کر دیا ہے۔ جو موجودہ منظرنامہ تھا اس کو جو عدالتیں ہیں، جو وکلاء ہیں، وہ کس طریقے سے ریئیکٹ کریں گے۔ وکلاء تنظیموں میں جو ہے وہ اب جو الیکشن ہونا تھا وہ ہو چکا، نتائج آ چکے، بار بار یہ بات کی جا رہی تھی کہ جیسے ہی وہ نتائج آ جائیں گے، بار کاؤنسلز اور یہ تمام معاملات سیٹل ہو جائیں گے، تو اس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم آئے گی۔ 27ویں آئینی ترمیم کے پروپوزلز، اس کے اوپر باتیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ ہم کچھ گفتگو صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن رؤوف عطا ان کی سن چکے ہیں، کچھ گفتگو جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صوبوں کے حوالے سے، چھوٹوں صوبوں کے حوالے سے بھی ایک بڑی بحث جو ہے وہ چلتی رہی ہے۔ پھر ریسنٹلی جو اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے ملک احمد خان، انہوں نے کہا کہ پنجاب جو ہے وہ باقاعدہ درخواست کر رہا ہے وفاق سے کہ بلدیاتی
صدارتی انتخابات یا فلاں فلاں معاملے کے اوپر آئینی ترمیم لائی جائے، اور پھر بہت سارے وکلاء اس میں ایکٹیو ہیں، وہ بات کرتے نظر آ رہے ہیں، کچھ سیاسی جماعتیں اس کے اوپر بات کرتی نظر آ رہی ہیں۔ جس طریقے سے چھوٹے صوبے والا معاملہ ہے اس کو سپورٹ کیا تھا جو استحکام پاکستان پارٹی ہے، اس کی طرف سے سٹیٹمنٹس آئے تھے، لیکن اب باقاعدہ منظرنامہ بڑا ہی دلچسپ ہونے جا رہا ہے۔ نومبر کا مہینہ پاکستان کی سیاست کے لیے یقیناً ایک بڑے عدم استحکام کا مہینہ تو ضرور ہوگا، لیکن اس مہینے میں ہونے والے واقعات کے تحت ڈٹرمن ہوگا کہ کیا آنے والے وقت میں یہ عدم استحکام بھرپور طریقے سے بڑھ جائے گا، کیا چیزیں مزید خراب ہو جائیں گی، یا پھر ایک مکمل جو تلاطم خیزی ہے اس میں ٹھہراؤ آ جائے گا اور پرسکوت ہوگا یہ سمندر۔ اس تمام معاملے پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔